बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, डिस्कस हाउ इट वर्क्स इन सिंगल स्लिट डायरेक्ट। इसका बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली ये प्रूव किसको करना चाहते हैं हम बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैं डिस्कस करूँगा कि बाय द व्यू ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। चूँकि हम जो है बेसिकली डिफ़र कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स से, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि क्लासिकली हम कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है लार्ज बॉडीज़ कह लें, आई मीन लार्ज मैस, कि जब वो मूव करती हैं किसी सर्टन स्पीड के साथ, तो हम उनकी पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो कहती है कि साइमल्टेनियसली एट अ टाइम आप लोग जो है वो बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं जब कोई बॉडी जो है वो हाई स्पीड के साथ मूव करता है। लेकिन बाई एक्सपेरिमेंटली या इन रियल ये जो है चीज़ पॉसिबल नहीं होती, बल्कि हम ना तो पोजीशन और ना ही मोमेंटम दोनों को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे एक वर्ड जो है वो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर का, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कोई शख्स बाहर, या कोई सम टाइम अनसर्टन का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ के साथ कोई शक पैदा हो जाए या उसके अंदर कोई एरर आ जाए। तो यही अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे हमने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनको स्टडी कर लिया। तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोजीशन एंड मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है जी पोजीशन एंड मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू वार्नर हाइजेनबर्ग 1927 में ये लॉ जो है या यह प्रिंसिपल जो यूटिलाइज हुआ कि हम जो है पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एट अ टाइम जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम एक को फाइंड आउट करना चाहें तो दूसरे के अंदर जो है वो लार्ज एरर आना शुरू हो जाता है। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि हम इन दोनों चीज़ों को एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। ग्रेट एक्यूरेसी का मतलब होता है 99.9%। तो इतनी जो है एक्यूरेसी के साथ हम इनकी पोजीशन या मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते इनकी सब एटॉमिक पार्टिकल। लेट अस सपोज कि आप जो है एक सेंट्रल पॉइंट रोड साइड पे खड़े हैं या रोड के दरमियान में खड़े हैं और एक बस जो है वो आपकी तरफ आ रही है। अब देखिए उसका मैथ बहुत ज़्यादा, उसका मोमेंटम भी है, मैं क्लासिकली व्यू से बात कर रहा हूँ, और वो इतनी फास्ट जो है वो वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही। तो जब आप उसको देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे, आप ये फील करेंगे कि ये जो है ना हमें बाई एक्सीडेंट जो है ये हमें जो है वो अ, हमारे साथ स्ट्राइक कर जाएगी, या हमारे जो है ना वो हम इसको देख रहे हैं कि ये इसका मोमेंटम भी है, इसकी पोजीशन भी है कि बस हमारी तरफ आ रही है। तो ये क्लासिकल व्यू है। अगर हम क्वांटम मैकेनिकल व्यू से देखें तो ये लार्ज बॉडीज़ जो हैं इनको हम स्टडी नहीं करते, बल्कि हम करते हैं एटॉमिक लेवल के ऊपर, एटॉमिक स्केल के ऊपर ऐसी बॉडीज़ जिनका मैथ जो है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, अदर पार्टिकल्स जिनका मैथ जो है वो बहुत स्मॉल होता है। तो ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो इतनी फास्ट एनर्जी के साथ, वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करते हैं जो कि अप्रोचेबल होती है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो वो हमारे ऊपर से गुजर जाएं, हमारे दरमियान से गुजर जाएं, साइड से गुजर जाएं, तो हमें फील ही नहीं होता कि वो कब गुजरे हैं और कब टकराए हैं, क्योंकि उनका मोमेंटम या उनकी जो पोजीशन है वो इतनी तेज़ी के साथ मूव करते हैं कि हम एट अ टाइम उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यही हाइजेनबर्ग ने यहाँ पे जो है डिस्कस किया।
तो लेट अस सपोज कि आपके पास जो है अगर हम इसको जो है ये एक बेसिकली हाइपोथेटिकल फिनोमेना है और अगर हम इसको इन रियल व्यू में देखना चाहें तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल है, इतना फास्ट कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत वेलोसिटी है। अब हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ पे है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब हम उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए लेट अस सपोज कि आप जो है एक लाइट जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऊपर जो है हाई स्पीड या फास्ट मूविंग फोटॉन जो है या लाइट जो है वो फॉल करवाते हैं। और जब वो लाइट फॉल करेगी, जो इंसिडेंट फोटॉन भी आप उसको कह सकते हैं, अगर आप उसकी वेव लेंथ जो है समटाइम इस तरह ले रहे हैं, ये आपके पास एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी फास्ट मूविंग फोटॉन, मैं ज़रा ड्रा करके देखूँगा आपको। उसकी सर्टन वेव लेंथ है, ये एक फोटॉन है, एक पार्टिकल है और उसकी सर्टन वेव लेंथ है। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये फोटॉन जो है आपके जो इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके साथ जो है वो स्ट्राइक करता है, लाइक इस तरह की वेव फॉर्म बनाते हुए इस तरह। सॉरी, प्रॉब्लम आ रहा है। तो लेट अस सपोज कि ये आपके पास यहाँ पे स्ट्राइक है इस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब स्ट्राइक करेगा तो जो इंसिडेंट फोटॉन है वो आफ्टर स्ट्राइकिंग विद इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होगा विद सम वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटॉन की, हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यहाँ आपके पास जो है, आप आई साइड से कह लें या ये आपके पास एक माइक्रोस्कोप, इससे आप इसको ऑब्जर्व करें। अब देखें कि ये जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है, ये आपको एक वेव फॉर्म बना के देता है। और उस वेव फॉर्म से अगर हम सिंपल यहाँ पे वेव फॉर्म की बात करें इस तरह की, इस तरह, तो ये आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने एरिया के अंदर, इतने डिस्टेंस के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट। लेट अस सी, आप इसको डेल एक्स का नाम दें। डेल एक्स, तो ये क्या डिस्टेंस है जो कि बेसिकली पोजीशन को बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब उसे प्रोटॉन स्ट्राइक करता है और जो स्कैटर्ड प्रोटॉन उसकी जो वेव लेंथ है वो हमें बताती है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो इतने हिस्से के ऊपर कहीं ना कहीं वाक़ है। ये एक सर्टन वेव लेंथ है, मैंने इमेजिन की। अगर मैं अब इस वेव लेंथ को रिलेट करूँ विद पोजीशन, जो कि यहाँ पे डेल एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है लैम्डा के, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है जो यहाँ पे स्कैटर्ड हुआ है उसकी एनर्जी जो होती है वो आपके पास है इज इक्वल टू एच एफ, दैट इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। इसका मतलब है कि जितना फास्ट मूविंग फोटॉन होगा उसकी जो वेव लेंथ है वो उतनी ही कम होगी।
अगर वेवलेंथ कम होगी तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो उतनी ही कम होगी। वो कम क्यों होगी वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे कम होगी कि अगर आपके पास जो है फास्ट मूविंग फोटॉन है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बाय दिस रिलेशन अगर उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, तो मैंने इसके जो है अल्टरनेटिव मेथड में यहाँ पे मैं एक वेव फॉर्म ड्रा करता हूँ इस तरह। अब अगर हम नोट करें तो ये वाली जो वेवलेंथ है फास्ट मूविंग फोटॉन की, अगर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली वेवलेंथ जो है वो इसके कंपैरिजन के हिसाब से बहुत कम है। हमने क्या किया कि जितनी एनर्जी ज़्यादा से जितनी वेवलेंथ कम से फोटॉन स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे उसकी पोजीशन को लोकेट करने के। देखिए ये वाला जो एरिया है ये उतने ही कम होता जा रहा है, तो हमें ये फाइंड आउट करना बहुत इजी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस दो लाइन के दरमियान कहीं ना कहीं यहाँ पे वाक़ है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वो ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पे देख सकते कि इलेक्ट्रॉन इतने एरिया के ऊपर वाक़ है, इतने जगह पे, और यहाँ पे देखें तो वो जगह जितनी कम होती जा रही है, नैरो होती जा रही है, उतने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के हम बहुत ज़्यादा करीब जाते हैं। लेकिन ये वाला जो रिलेशन है इज इक्वल टू एच एफ या एच सी ओवर लैम्डा, ये हमें पोजीशन के तो बहुत करीब लेके जा रहा है, लेकिन मोमेंटम से हम बहुत दूर हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम इज इक्वल टू एच एफ और एच सी ओवर लैम्डा यहाँ पे रिलेशन देखें एनर्जी का और वेवलेंथ का, तो वो इन्वर्स है। लेकिन अगर यहाँ से हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को अप्लाई करें तो लैम्डा बराबर होता है एच ओवर पी के या एच ओवर एम वी के। इट्स मीन कि अगर वेवलेंथ कम होती जाएगी तो मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन जो है वो इन्वर्स है। ये भी रिलेशन नीचे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बताया गया। तो इट्स मीन कि अगर हम वेवलेंथ कम करते जाएंगे तो जो मोमेंटम है वो क्या होता जाएगा, वो ज़्यादा होता जाएगा। तो मोमेंटम के अंदर जो एरर आती जाएगी, जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ती जाएगी। ये देखिए अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, अगर यहाँ पे वेवलेंथ कम होगी तो मोमेंटम जो है वो बढ़ता जाएगा, और अगर मोमेंटम बढ़ता जाएगा तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। इट्स मीन कि अगर आप पोजीशन को फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो मोमेंटम जो है उसके अंदर एरर जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो यही बेसिकली जो है वो व्यू है क्वांटम मैकेनिकली, जो कि आपके पास हाइजेनबर्ग ने दिया कि अगर आप किसी फास्ट मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कि मोमेंटम और पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो एट अ टाइम आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आप एक को फाइंड आउट करेंगे तो दूसरी के अंदर एरर अनसर्टेनिटी या दूसरी जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना शुरू कर दें। वो कैसे डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करेगी, अगर आप इस रिलेशन के ऊपर आएँ डेल पी एक्स, ये बेसिकली है अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ या एक्स के अलॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं या किसी पार्टिकल, उसका मोमेंटम डेल पी एक्स है। डेल एक्स इज नियरली इक्वल टू एच के। अब देखें ये एच जो है बेसिकली ये कांस्टेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि डेल पी एक्स डॉट डेल एक्स दैट इज इक्वल टू वन, और वन क्या है जी, वो कांस्टेंट है। इट्स मीन कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ जो है इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इन दोनों में से एक भी वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाएगी तो वो कांस्टेंट के इक्वल नहीं आएगी, तो ये फेल हो जाएगा टू फाइंड आउट द चेंज इन या अनसर्टेनिटी इन इन बोथ क्वांटिटीज। तो इसी वजह से हम इन दोनों को अगर कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो वो जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर पोजीशन को कांस्टेंट रखें तो मोमेंटम जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, और अगर मोमेंटम को कांस्टेंट रखेंगे तो पोजीशन कम या ज़्यादा होगी, और वो कभी भी
एच के इक्वल नहीं आएगी। तो नीचे इसी रिलेशन को फर्दर कंटिन्यू किया गया है, और दैट इज डेल पी एक्स डॉट डेल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 2 पाई पे। और यहाँ पे देखें ये रिड्यूस हो चुका है कितने टाइम, 2 पाई टाइम। और ये आपको एच कट के इक्वल वैल्यू देता है, और एच कट की वैल्यू जो है वो आपके पास 1.05 10⁻⁻34 जॉल सेकंड होती है, और जो कि कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। तो यही जो फिनोमिना है, इसको आप एक्स वाई और जी के अलॉन्ग जो भी है फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आपके पास है जी अनसर्टेनिटी इन, अगर आपने पोजीशन और मोमेंटम के अंदर फाइंड की है तो वो अल्टीमेटली पोजीशन एंड वेलोसिटी के अंदर भी हो सकती है। तो बेसिकली यही एक्सप्लेनेशन जो है वो हम देखते हैं। ये देखें यहाँ पे आपके पास जस्ट आपने वही रिलेशन यूज़ किया है, डेल पी एक्स डेल डॉट डेल एक्स। ये जो डेल है इसका मतलब है चेंज नहीं है, इसका मतलब है एरर, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये चेंज नहीं शो कर रहा, बल्कि इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी, या इसको आप एरर का नाम देते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम आप नहीं कह सकते, बल्कि आप अनसर्टेनिटी इन एरर या एरर या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का नाम देते हैं। और ये आपके पास जो है, अगर आप वैल्यू सेट करें यहाँ पे, तो देखिए एम वी बराबर होता है पी के, और डेल वी एक्स डॉट डेल दैट इज ग्रेटर इक्वल टू एच कट ओवर एम। तो ये आपके पास जो है वो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और पोजीशन आ जाती है। सिमिलरली एनर्जी एंड टाइम की बात करते हैं। तो एनर्जी जो है, यहाँ पे ये मैंने जो फिगर बनाई है, इसी के हिसाब से हमें एनर्जी की, फोटॉन की एनर्जी की वैल्यू का पता है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं। क्या है कि वो टाइम जो है और एनर्जी जो है वो दोनों एट अ टाइम हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो इज इक्वल टू एच एफ एच सी ओवर लैम्डा टी। अब देखें जब भी कोई फोटॉन मूव करता है विद वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, तो हम कहते हैं कि उसका जो चेंज इन पोजीशन है या चेंज इन डिस्टेंस है वो बराबर होता है बेसिकली वी के। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है टाइम के, सॉरी वी के। तो यहाँ से क्या हुआ, वही रिलेशन फास्ट मूविंग जो फोटॉन है या पार्टिकल है उसका हमने लिया है, जो कि इस तरह मूव कर रहा है कि उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होता है वेलोसिटी के। तो हमने वेलोसिटी को यहाँ पे स्पीड को या वेलोसिटी को लिख लिया, टाइम को उधर ले गए, तो ये रिलेशन आ गया। आप यहाँ पे सिंपल इसको डेल एक्स की जगह पे लैम्डा लिख लें और यहाँ पे सी लिख लें, क्योंकि यहाँ पे उसने शो करवा दिया। तो आपके पास जो है ये क्वेश्चन 1 और 2 इनको मल्टीप्लाई करें तो ये रिलेशन आता है। और ये देखें यहाँ पर भी ये बात जो है वो क्लियरफाई कर दी गई है कि आपके पास जो एनर्जी एंड टाइम है वो भी साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। अगर एक को हम फाइंड आउट करेंगे तो दूसरी के अंदर एरर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, या कम या ज़्यादा हो जाएगा, और जो कि कांस्टेंट वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं करता। तो ये आपके पास है जी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन पोजीशन एंड मोमेंटम और टाइम एंड एनर्जी।